हेलो गाइस। यूनिट नंबर 20 चैप्टर नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर है क्या? डिफिब्रिलेटर डिफिब किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हार्ट को रीजनरेट किया जाता है ताकि हार्ट अपना दोबारा वर्क स्टार्ट कर दे। डिफिब्रिलेटर उसको बोलते हैं। डिफिब्रिलेशन यानी डिफिब्रिलेटर को अप्लाई करना, डिफिब्रिलेशन। सबसे पहले डिफिब्रिलेशन करने से पहले सीपीआर का पता होना चाहिए। सीपीआर है क्या? तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन किया जाता है एक पेशेंट को, और सीपीआर करते टाइम हाथों से कंप्रेस किया जाता है। सीपीआर करते टाइम हाथों को जो फर्स्ट अपनी जो हथेली है उसको रखा जाता है रिब्स केजेस के ऊपर। मीडियस्टिनम पार्ट है उसके लोअर मीडियस्टिनम लेफ्ट साइड के अंदर रखा जाता है। दूसरे हाथ को प्रॉपर प्रेशराइज और प्रॉपर बेंड करने के लिए उसके उंगलियां हैं उसके अंदर फॉरवर्ड की जाती है इन्फीरियर साइड के अंदर। उसके बाद में 2 इंच तक प्रेशर जनरेट किया जाता है हार्ट के ऊपर, और इसके 100 टू अबव टू 100 टाइम विद इन 2 मिनट के अंदर अप्लाई किया जाता है। विद इन 1 मिनट के अंदर 100 टाइम से मोर 100 टाइम कंप्रेस किया जाता है। 5 साइकिल होते हैं, और इसके अंदर 5 साइकिल के अंदर कम से कम दो बार ब्रीथ करना पड़ता है पेशेंट को। बाय माउथ ब्रीथ किया जाता है। तो पहले देखते हैं सीपीआर है क्या। तो इसके अंदर जो अपने हाथ रखा हुआ है एक पेशेंट का, उसके ऊपर दूसरा हाथ अप्लाई किया हुआ है, इसको सीपीआर बोला जाता है। कंप्रेस कर रहा है हार्ट को कहीं ना कहीं। उसके बाद में जो अपना हार्ट दिखाया गया है इन्फीरियर वेना के बाद नीचे की साइड है, और ऊपर की साइड अपना जो कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन तक सप्लाई कर रही है। ऊपर जो रिब्स केजेस हैं उनके साथ लोअर जो रिब्स केजेस है फ्लोटिंग रिब्स है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और हार्ट का जो अपेक्स पार्ट है वहाँ पे अपना प्रेशर जनरेट हो रहा है ताकि प्रॉपर हार्ट है वो अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर पाए। तो मैंने नीचे लोअर एरो दिया है ताकि नीचे की साइड में प्रॉपर जो अपना फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने सुलाया है पेशेंट को, और उसके बाद में पूरा कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये कंप्रेसिंग मेथड रहेगा। उसके बाद में माउथ थ्रू द माउथ टू माउथ ब्रीथिंग पेशेंट को की जाती है, क्योंकि कंप्रेस तो कर रहे हैं। सेकंड टाइम की माउथ के टू माउथ उसके अंदर एयर वे फ्लो किया जाता है। उसके अंदर हम एक जो अपना रुमाल है या कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है एज ए बैरियर बीच में रख सकते हैं। उसके बाद में हम एयर फ्लो कर सकते हैं माउथ के अंदर। ठीक है, तो हैंडीचिप रख सकते हैं हाथ के अंदर। उसके बाद में उसके ऊपर प्लाट कर सकते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एक मेथड है जिसके अंदर हेड को दबाया जाता है और चिन को फॉरवर्ड किया जाता है ऊपर की साइड। उसको HTCL मैंने लिखा है, चिन लिफ्ट। और इसके अंदर टंग को है वो कहीं ना कहीं बैक फ्लो किया जाता है। टंग को मोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि टंग है वो आगे आ जाती है, और जो अपने एयर देना चाहते हैं बाय माउथ वो दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपने जो चिन को ऊपर करते हैं ताकि जो टंग है वो फॉरवर्ड हो सके, सीधा हो सके और पीछे की साइड जा सके, ताकि अपन एयर फ्लो कर सकें, प्रॉपर रास्ता खुल सके। इसलिए हाँ, ब्लॉक एयरवे को ओपन करने के लिए हेड टेल्ड और चिन लिफ्ट मेथड यूज में किया जाता है। इसको बोलते हैं जा थ्रस्ट मेथड। जा कहीं ना कहीं जा को नीचे से लॉक करके ऊपर की साइड किया जाता है माउथ को, और उसके बाद में हेड टिल्ड और चिन लिफ्ट होता है। इसको जॉ थ्रस्ट टेक्निक बोलते हैं। और थ्रस्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं हंगर ऑफ एयर की नीड है पेशेंट को, और प्रॉपर एयर फ्लो करनी हमें पड़ेगी, तो टेक्निक यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, मान के चलो स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, तो डायरेक्ट अपन हेड कंप्रेस करके चिन लिफ्ट नहीं कर सकते, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट नहीं कर सकते। और जिस पेशेंट को ऊपर से गिरा हो, एक्सीडेंटल कंडीशन हो, उसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पे जा थ्रस्ट मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। टेक्निक चॉइस होती है इसके अंदर। स्ट्रॉन्गर सस्पिशियस सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी के अंदर यूज़ किया जाता है। फॉल और ड्रॉ और एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर प्लेस फिंगर और पोस्टीरियर मैंडिबल के ऊपर पोस्टीरियरली इसको फिक्स किया जाता है, और जो के ऊपर अप्लाई किया जाता है अपवर्ड और फॉरवर्ड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। होल्ड माउथ स्लाइटली ओपन, माउथ को ओपन करना होता है स्लाइटली, और थंब का यूज़ करेंगे। ये देखो थंब इसमें यूज हो रहा है। माउथ को जो चिक साइड है यहाँ से थंब मैंडिबल को ओपन करने का काम कर रहा है, फिंगर्स है वो इसके जा को ऊपर की साइड करने का काम कर रहा है। दो काम हो रहे हैं एक हाथ से, माउथ भी ओपन हो रहा है और जा भी ऊपर हो रहा है। इसको जा थ्रस्ट मैकेनिज्म बोला जाता है। उसके बाद में देखिए स्टेप कैसा है सीपीआर का। सबसे पहले पेशेंट को शेक करेंगे, शाउट करेंगे कि आप ठीक हो, हेलो हाउ आर यू, यू आर फाइन, ऐसा पूछा जाता है। अगर पेशेंट ओके नहीं है तो कॉल करना होता है 911,
यहाँ पे अपने को 108 पे कॉल करना होता है। ये USA का नंबर है। और उसके बाद में चेक द ब्रीथ, उसके बाद में चेक करते हैं ब्रीथिंग पैटर्न कि प्रॉपर सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा पेशेंट, तो कहना कि एयर वे ओपन करना होगा। क्या करना होगा? एयर वे ओपन करना होगा। अभी CPR स्टार्ट नहीं करना, एयर वे ओपन करना है। उसके बाद में प्लेस हैंड ऑफ सेंटर देयर चेस्ट, चेस्ट के ऊपर, सेंटर के ऊपर जब अपन कंप्रेस करेंगे, जब हम पल्स असेस करेंगे, पल्स चल रही है, हार्ट प्रॉपर चल रहा है, रेडियल पल्स असेस हो रही है, कैरोटिड सबसे पहले असेस करेंगे, फिर रेडियल असेस करेंगे। अगर असेस हो रही है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज है, तो उसको रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज खोलने का काम करेंगे। अगर हार्ट भी रुका हुआ है, सांसें भी रुकी हुई है, तो कंप्लीट CPR मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर अपना हाथ है वो सेंटर ऑफ चेस्ट के ऊपर रखा जाता है और प्रॉपरली कंप्रेस किया जाता है। और फिफ्थ के ऊपर है पुश हार्ड फास्ट अबाउट द ट्वाइस पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 2 बार कंप्रेस करना है, जैसा मैंने बोला है 100 टाइम मोर कंप्रेस करना है। और इस साइकिल को, ट्रेनिंग को, साइकिल को 30 चेस्ट पुश करना है। उसके बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, 30 चेस्ट पुश करना है, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ करनी है। इसके अकॉर्डिंग 15:32 का रेशो आता है, 32 अडल्ट 15 बेबी के अंदर। अगर 2 रेस्क्यू है तो भी 15:2 का रेशियो आएगा। CPR गाइडलाइन है क्या? CPR गाइडलाइन की एक फॉलो रहेगा कि क्या चीज़ फॉलो करनी होती है, क्या फॉलो अप रहेगा। वो फॉलो अप रहता है सबसे पहले कंप्रेशन, फिर आता है एयरवे, फिर आता है ब्रीथिंग इन इमरजेंसी कंडीशन, तो CAB। उसके बाद में विक्टिम नोटेड टू ब्रीथिंग ओनली ग्रास्पिंग एक्टिविटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऑब्टेन द ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसके अंदर क्या रहेगा? अगर पेशेंट है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, अगर पेशेंट है वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो गास्पिंग करने, ओनली गास्पिंग का मतलब होता है पीछे से उसको उल्टा करके कहीं ना कहीं उसके जो लंग्स को कंप्रेस करना है। एक्टिविटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट करना है। उसके बाद में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो छोटा एक बक्सा आता है जिसके ऊपर हार्ट के ऊपर एक प्लस का साइन इंडिकेट करता है, उसको AED बोलते हैं, जो 2 तरह से काम करता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर। एक डिफिब्रिलेटर की तरह काम करेगा। एक AED है क्या? ये क्या करता है? करंट प्रोवाइड करता है अपने हार्ट को, और ताकि वो रीजनरेट हो सके हार्ट। उसके बाद सेटिंग द इक्विपमेंट अवेलेबल, किस तरह से सेटिंग करना होता है, इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। चेक कैरोटिड पल्स, सबसे पहले कैरोटिड पल्स को हमेशा 10 सेकंड के लिए चेक किया जाता है। पल्स अगर फेल्ट नहीं हो रही तो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। कैरोटिड पल्स असेस करनी है, सांसें आ नहीं रही है और कैरोटिड पल्स है नहीं, तो CPR जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। 100 से 120 बार पर मिनट कंप्रेस करना है, दबाना है। और डिप्थ रहेगी 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर डिप्थ रहनी चाहिए, तभी जाके वो इंश्योर हो पाएंगे कि प्रॉपर कंप्रेस हो रहा है। 2 मिनट का साइकिल रहेगा, जिसमें 5 साइकिल के अंदर 30 कंप्रेशन रहेगा और 2 बार यानी 5 साइकिल चलेंगे कम से कम 30 के। उसमें 2 बार उसको वेंटिलेट करना है, यानी माउथ टू माउथ ब्रीथिंग भी करवाना है। हैंड चीन लिफ्ट ये बता ही दिया, ये मेथड यूज़ करना है। परजेंस पल्स एवरी 2 मिनट, और एवरी 2 मिनट देखना है कि पल्स आ गई तो वो चेस्ट कंप्रेशन नहीं करना है, वहीं रुक जाना है। और आफ्टर 5 साइकिल ECG निकालना है और मॉनिटर क्या कह रहा है उसको फॉलो अप करना है बार बार। उसके बाद आपको CPR देने की ज़रूरत नहीं है अगर पल्स रीजनरेट हो जाती है तो। उसके बाद में स्विच कंप्रेशन, वेंटिलेट द रोल अनदर रेस्क्यूअर अवेलेबल, जो चीज़ें और है वो करनी है। अगर वो स्विच हो जाए, कंप्रेशन स्विच करना है ताकि वो अगर रिक्योर हो जाए पेशेंट। और इस प्रोसेस को अंटिल कंटिन्यू करते रहना जब तक पेशेंट है कॉन्शियस हो और स्टार्ट ब्रीथिंग, खुद से ब्रीथिंग स्टार्ट कर दिए है तब तक करना ही करना है। पल्स को असेस करना है, विक्टिम हैज पल्स, नो ब्रीथिंग, कंटिन्यू रेस्क्यू। ये तो मैंने बोला ही है कि अगर वो पेशेंट है जो अपना सांसें नहीं ले पा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, कॉन्शियस नहीं आया है, ब्रीथिंग नहीं आई है, तो उसको कंटिन्यू करना है CPR को। उसके बाद में डिफिब्रिलेटर है क्या, डिफिब्रिलेशन है क्या, आपको बाई बुक पढ़ाता हूँ मैं, तो बाई बुक देखना है। डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेशन फॉर द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, करंट प्रोवाइड किया जाता है डिफिब्रिलेशन का। किसी ने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी जो वेंट्रिकुलर जो बीट है, वेंट्रिकल बीट है, वो अगर मेनी टाइम इंक्रीज हो जाए, मोर देन नॉर्मल मल्टीप्लाई टू 6 टाइम अगर वो बढ़ जाए,
तो उसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर ओनली पर वेंट्रिकल है पार्ट है जो अपना हार्ट का ओनली वाइब्रेट करता है, ना कि वो पुश करता है, और तो ब्लड वहीं रुक जाता है, तो उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, और हार्ट अपना प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। और 300 टाइम है जो इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट। तो उसके अंदर डिफिब्रिलेशन मीन डिलीवरी इलेक्ट्रिकल थोरेसिकली थ्रू द पेडल एंड टर्मिनेट लिथल एरिथमिया। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसथोरेसिकली एक इलेक्ट्रिकल करंट है वो प्रोवाइड करते हैं थोरेक्स के थ्रू, ताकि पेडल के थ्रू, ताकि वो टर्मिनेट किया जा सके लीथल एरिथमिया। जो धड़कने में चेंज देखने को मिल रहा है वो एरिथमिया है। लीथल मतलब जो एक तरह से पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको लीथल एरिथमिया बोलते हैं। उसको टर्मिनेट करना है। पर्पज़ क्या है? ट्रीट करना है लीथल एरिथमिया को। ट्रीट करने के लिए जो लीथल एरिथमिया है उसको ट्रीट करने के लिए पल्स लेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, और जो वेंट्रिकल की जो हार्ट रेट बढ़ी हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं। पल्स लेस है और आगे जाके वो पल्स भी जनरेट नहीं कर पा रही है तो पल्स लेस है, तो उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट है डिफिब्रिलेटर हो गया पेडल के साथ में, डिस्पोजिव कंडक्टिव जेल पैड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको पेस्ट किया जाता है। जो इसके साथ में जो डीसी फिब्रिलेटर होता है, डीसी करंट फ्लो करता है एक डिफिब्रिलेटर। पेडल्स होते हैं, उसके पेडल भी हो सकते हैं, प्रेस होती है ना, प्रेस जिसको पकड़ते हैं वैसे पेडल होते हैं, उसको पेडल बोलते हैं। डिस्पोजेबल कंडक्टिव जेल, और हो सकता है कि पेचेज हो। पेचेज का मतलब होता है एक पेच की तरह, कागली होते हैं ना, कागली उसके तरह होते हैं, उसके पीछे एक इलेक्ट्रिकल वायर लगी होती है, उसको अटैच करना होता है। अटैच करने के लिए जेल की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोड जेल की ज़रूरत पड़ती है, पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रिसक्सिटिव इक्विपमेंट, जो रिसक्सिटेट करने का काम करेंगे पेशेंट को, रिसक्सिटिव इक्विपमेंट कहते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या आ गया? जेल पैड हो गई, पेस्ट हो गई, वो हो सकता है। इलेक्ट्रिकल पैड है वो फर्म होनी चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए पेशेंट स्किन के साथ में। एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, सेकंड नंबर लाइन। थर्ड नंबर लाइन है पेशेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर हो रहा है तो इमीडिएटली मिनिमाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि सेरेब्रल और सर्कुलेटरी डिटोरेशन हो सके। जो सेरिब्रल है अपना ब्रेन है, और जो सर्कुलेटरी डिटोरेशन मतलब सर्कुलेटरी जो इंटरप्शन आया है उन चीज़ों को ठीक करना है। नेक्स्ट आता है इंटरफियर मटेरियल द हेल्प टू प्रोवाइड अ बेटर कंडक्शन। इंटरफियर मटेरियल हेल्प प्रोवाइड द बेटर कंडीशन प्रिवेंट द स्किन बर्न। इंटरफेयर मटेरियल का मतलब जो जेल यूज़ कर रहे हैं वो इंटरफेयर मटेरियल की तरह यूज़ होता है, ताकि उस स्किन को बर्न होने से बचाया जा सके। इसके अंदर फिफ्थ नंबर के अंदर है डू नॉट अलाउ एनी पेस्ट एरिया और टच करंट अप्लाई शॉर्ट सर्किट सिविली बर्न द पेशेंट में नॉट बी पेनिट्रेट द हार्ट। डू नॉट अलाउ पेस्ट एरिया टच, ये कह रहा है कि अगर आपने कहीं पे जेल लगाई है तो उस एरिया को टच नहीं करना है, ताकि अगर वो जेल वहाँ से हट गई तो पेशेंट के एरिया को बर्न कर सकती है, क्योंकि वो करंट फ्लो होगा वहाँ से और हार्ट तक वो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर जेल प्रॉपरली नहीं लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर वो करंट आके चला जाएगा, तो उससे स्किन बर्न हो सकती है। डिफिब्रिलेट करंट लगाने की मशीन, ताकि हार्ट को रीजनरेट किया जा सके, हार्ट दोबारा से अपना फ्लो स्टार्ट कर सके, उसको डिफिब्रिलेट बोलते हैं। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, जो एयरपोर्ट पे या ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम अगर हार्ट अपना काम करना छोड़ दे तो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसको एईडी या फिर डिफिब्रिलेशन बोला जाता है उस मैकेनिज्म को। उसके बाद में ऑक्सीजन प्रिवेंट टू डेंजर द फायर एक्सपोजन, ये कह रहा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वहाँ ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा आग पकड़ने का काम करती है, तो ऑक्सीजन सोर्स को वहाँ से रिमूव करना है क्योंकि वो डेंजर है। उसके बाद में सेकंड पर्सन है टर्न ऑफ डिफिब्रिलेटर प्रिस्क्राइब सेटिंग। सेकंड पर्सन है वो सेटिंग करेगा उसके डिफिब्रिलेटर की। अगर बड़ा डिफिब्रिलेटर है जो हॉस्पिटल लाइन के अंदर होता है, उसको मैं करंट फ्लो को एडजस्ट करना होता है, वो आगे डायग्राम में दिखाऊंगा कैसा होता है। और बाकी जो ओ एईडी है उसके अंदर करंट अपने आप जो अकॉर्डिंग पेशेंट नीडेड है वो एईडी अपने आप करंट फ्लो कर देता है। एईडी और डिफिब्रिलेटर का इतना ही अंतर होता है। डिफिब्रिलेटर के अंदर 2 से 300 वाट पर सेकंड अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने पढ़ा दिया, इक्विपमेंट पढ़ा दिया, एप्लीकेशन है 5th 6th 7 लाइन तक आ गए। उसके बाद में ये देखिए क्या है इसके अंदर डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेटर। ये कह रहा है कि डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेटर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पेडल प्लेस ऑन वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट करंट अप्लाई कर रहे हैं
किसके ऊपर, थ्रू द डिफिब्रिलेटर के द्वारा डिफिब्रिलेशन किया जा रहा है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर पार्ट है जो हार्ट अपना वो काम करना छोड़ चुका है, मेनी टाइम वो वाइब्रेट हो रहा है पर ब्लड पुश नहीं हो रहा, पल्स लेस कंडक्शन हो रहा है थ्रू द हार्ट, ठीक है। और पेडल प्लेस ऑन द वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, और कहीं ना कहीं पेडल को अप्लाई करना है डिफिब्रिलेशन में, प्लेस किया जाता है हार्ट के। कहाँ प्लेस किया जाता है, एक देखिए सेकंड नंबर 20.2 डायग्राम में देखेंगे कि डिफिब्रिलेशन है वन मेथड ऑफ पेडल प्लेस ऑन कार्डियोवर्जन। इसका जो राइट हैंड है वो अप्लाई है हार्ट के एपेक्स पे, ठीक है, हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है वहाँ पे। और सेकंड जो हाथ है वो अप्लाई है जो अपना क्लेविकल रीजन है, अपर जो क्लेविकल कॉलर बोन है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ताकि करंट का फ्लो ऐसे रहे राइट से सीधा लेफ्ट अपर साइड, ताकि जो प्रॉपर हार्ट के थ्रू वो करंट फ्लो हो, ताकि हार्ट अपना दोबारा रीजनरेट हो सके। अलाउ ओनली अप्रोक्स 5 सेकंड बिटवीन द सक्सेसिव अटेम्प्ट टू असेस रिदम और पल्स। अलाउ करना है अप्रोक्स 5 सेकंड, इन चीज़ों को 5 सेकंड तक अलाउ करना है ताकि सक्सेसिव अटेम्प्ट हो सके रिदम और पल्स में। अप्लाई वन इलेक्ट्रोलिक पैड जस्ट द राइट अपर स्टर्नम, और एक राइट अपर स्टर्नम। ये कह रहा है कि जो एक पेडल है जो अपना इलेक्ट्रोड है राइट अपर स्टर्नम में यहाँ पे लगाना है। राइट अपर स्टर्नम का मतलब आपका जो राइट है, कहने का मतलब है जो इसका हाथ है वो अपर स्टर्नम की ओर है, जहाँ पे हार्ट नहीं है उसकी साइड। उसके बाद में सेकंड 20 to 25 LB प्रेशर लगाना है, ठीक है। और जो लेफ्ट जो दूसरा हाथ है वो कहीं ना कि एपेक्स साइड में है, एपेक्स के ऊपर पेडल लग रहा है। एपेक्स के पेडल के ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको ब्लैक कलर का, उस बटन को दबाने के बाद में करंट फ्लो होता है। तो सेकंड पर्सन है वो कहीं ना कहीं करंट एडजस्ट, जो करंट मैनुअली एडजस्ट कर देगा। आपको जेल लगा के उसके ऊपर पेडल अप्लाई करना है। प्रेशर दिया गया 20 to 25, और करंट फ्लो पहले बता दिया 200 जूल के समथिंग। और उसके बाद में जो एक एपेक्स के ऊपर आ गया, दूसरा आ गया कहीं ना कहीं कार्डियक एपेक्स के ऊपर आ गया, दूसरा आ गया क्लेविकल साइड में, स्टर्नम बिलो द स्टर्नम क्लेविकल साइड के अंदर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद पेडल को इंश्योर करना है कि गुड कंडक्ट कॉन्टैक्ट है कि नहीं, प्रॉपरली 9 नंबर लाइन के अंदर दिया गया है, प्रॉपरली गुड कंडक्ट है कि नहीं, इस चीज़ों को मेजर करना है कि प्रॉपरली अटैच है कि नहीं। उसके बाद में पर्सन टच द बेड, पेशेंट टच द बेड रेसेस सोक द करंट, पर्सन टच बेड रेसेस सोक द करंट, पुश द डिस्चार्ज कॉटन पेडल स्टिमुलसली। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पुश डिस्चार्ज कॉटन इन द बोथ पेडल स्टिमुलेटली। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो टच कर रहा है बेड रेसेस को, शॉक करंट अगर फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंट को टच नहीं करना है, पर्सन को टच नहीं करना है, ताकि करंट का फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और पेशेंट को डिफिब्रिलेटेड हो जाए तो रिस्टोर करना है लीडोकैन से। लीडोकैन है जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो इसको जो लीडोकैन मेडिसिन है वो पेशेंट को देनी है ताकि इस एपिसोड को दोबारा से ना आए। और सर्जिकली इम्प्लांट करना होता है डिफिब्रिलेशन को, अगर हार्ट तक उसको इम्प्लांट करना होता है डिफिब्रिलेशन को, तब इसका यूज़ किया जाता है। और आईवी अगर इसको लीडोकैन को दिया जाए तो वो डिफिब्रिलेशन को बचाता है। समरी क्या है, प्रोसीजर शुड बी कैरी आउट इमीडिएटली आफ्टर द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हमेशा जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उसके बाद में जस्ट अप्लाई करना है इसको। उसके बाद में कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एसेंशियल होता है बिफोर और आफ्टर डिफिब्रिलेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन भी ज़रूरी है, जो CPR साथ में चलता रहेगा, एक बार करंट देना उसके बाद CPR दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। और इंटरफेयर मटेरियल हेल्प टू प्रोवाइड बेटर कंडक्शन, इंटरफेयर मटेरियल को दूर करना है ताकि वो बेटर कंडक्शन हो सके। और इंटरफेयर मटेरियल हेल्प करेगा क्योंकि जेल लगाई है जो कहीं ना कहीं वो कंडक्शन करवाने में हेल्पफुल होती है। और अप्लाई वन इलेक्ट्रोड जस्ट द अपर स्टर्नम, एक इलेक्ट्रोड को अपर स्टर्नम में लगाना है। और इसके बाद में इमेज दिखाता हूँ आपको। ये जो नंबर ABCD है वो डिफरेंट मॉडल है एक डिफिब्रिलेटर के। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये पेच दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे वायर है, इसको अपेक्स पे जो अपर क्लेविकल है राइट साइड के अंदर इंसर्ट लगाया जाता है, ऊपर चिपकाया जाता है। ये पेडल है जो साइड के अंदर लगे हुए हैं।
और ये स्क्रीन है जिसमें 60 98 ये पल्स है, 60 पल्स है, 98 SpO2 है, कहीं ना कहीं दिखाने का काम कर रहा है। और डिफरेंट मॉडल आते हैं जिसमें कईयों के अंदर स्टर्नम और एपेक्स लिखा हुआ है, एपेक्स पे कौन सा लगेगा, स्टर्नम पे कौन सा लगेगा, ये दोनों दिए हुए हैं। तो ये आगे की ओर रखे हुए हैं, इसमें इसमें आगे के ओर डब्बे में रखे हुए हैं इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट मॉडल आते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं ये देख लीजिए। ये क्या कहता है, डैमेज कर सकता है मायोकार्डियल जो मसल्स है, मायोकार्डियम बीच के लेयर हट के उसको डैमेज कर सकता है अगर बार बार यूज़ किया जाए एनर्जी को, और बार बार इसको यूज़ किया जाए तो बर्न भी हो सकता है पेशेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मोनोफेजिक और डिफिब्रिलेटर और बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर। मोनोफेजिक का मतलब होता है कि एक बार करंट आगे फ्लो होगा, और बाईफेजिक का मतलब होता है 2 बार करंट फ्लो होगा। ठीक है, आगे जाएगा पीछे आएगा, टेढ़ा करंट चलेगा। पहले बताया था एपेक्स से ऊपर स्टर्नम पार्ट जो जैसे एपेक्स होता है अपना लेफ्ट साइड के अंदर, और स्टर्नम होता है अपना राइट साइड, स्टर्नम के अपर साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, और जो अपना क्लेविकल पार्ट है उसके जस्ट बिलो। तो वहाँ करंट अगर सिंगल टाइम फ्लो हो मोनोफेजिक और 2 टाइम फ्लो हो बाईफेजिक, और इस तरह से करंट फ्लो रहेगा। इलेक्ट्रिकल ऑफ बाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोक्शन ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स फॉर्मेशन शॉर्ट सर्किट बिटवीन द पेडल एक्सेसिव अमाउंट। ये कह रहा है कॉम्प्लिकेशन ही चल रहा है अभी तक। तो इसके अंदर सर्किट है बिटवीन पेडल है, वो एक्सेसिव अमाउंट में कंडक्शन किया जाए, जेल अप्लाई किया जाए तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी वो लॉस हो सकती है जो फ्लो कर रहे हैं हम। नर्सिंग कंसीडर क्या करना है, बाईफेजिक मोनोफेजिक बता दी। एक बार मोनो का मतलब एक होता है, एक बार करंट फ्लो होगा। बाईफेजिक का मतलब है करंट गया और आया, दोनों के बीच में 2 बार फ्लो होगा तो बाईफेजिक। डिफिब्रिलेटर के 2 मोड होते हैं, ठीक है ना। डिफिब्रिलेटर 2 तरह के होते हैं, तो उसके अंदर एक डिफिब्रिलेटर होता है जो मोनोफेजिक होता है, और एक डिफिब्रिलेटर होता है जिसमें बाईफेजिक होता है। 2 तरह के डिफिब्रिलेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। नर्सिंग कंसीडर क्या करना है कि डिफिब्रिलेटर करंट फ्लो किया जा रहा है, एक CPR देते टाइम करंट दे रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना कि डिफिब्रिलेटर मतलब इमरजेंसी प्रोसीजर है, इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है जब पेशेंट है वो हार्ट स्टॉप हो जाता है उस टाइम। आर्टिकल शुड बी केप्ट रेडी, हमेशा आर्टिकल को उस तरफ पेशेंट को रेडी रखना है। कंडक्शन जेल को केप्ट करना है लॉन्ग, प्रिवेंट टू वेस्ट द टाइम सर्च ऑफ जेल। कंडक्शन जेल है हमेशा पता होना चाहिए ताकि वेस्ट ऑफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकें। डिफिब्रिलेटर शुड बी केप्ट फंक्शनिंग, डिफिब्रिलेटर को हमेशा हर ड्यूटी के अंदर इन्वेंट्री के थ्रू चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं। चलो ये हो गया अपना कंप्लीट, और नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे 21 चैप्टर पढ़ेंगे, पेज नंबर होगा 161। तो अपना 20 यूनिट हो चुका है, तो नेक्स्ट अपन 21 को कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।